हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और यहाँ पर हम साइंस की पहली क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान। जितना हम पढ़ा दें उतना आप लोग आंख मूंद करके पढ़ लीजिए। दैनिक जीवन में विज्ञान से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोगों से बता दें, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारे एक एक टॉपिक, विज्ञान हुआ, गणित हुआ, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, करंट, सारे हम एक एक कवर करेंगे और बिना एक पैसा पेड कोर्स बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। और कंटेंट एकदम से बेजोड़ देंगे। तो बस खाली आपको जुड़ना है और साथ ही साथ में कुछ नहीं है, कॉन्सनट्रेट होकर के कंटिन्यू पढ़ाई करते जाइए। आपकी एक सीट पक्की करने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आपका ये ऐसे लिखेंगे, वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन लिखेंगे। फिर आप टेलीग्राम के ऑफिशियल वनडे एग्जाम टारगेट के ऑफिशियल चैनल पर पहुंचेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद से एक कॉन्सेप्ट आपका बनाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको बाद में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट। दैनिक जीवन में विज्ञान मतलब हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान ने क्या हलचल मचा रखी है, यानी कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ है। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में आकर के, यानी कि विज्ञान अगर ना होता तो दैनिक जीवन हमारा कैसा होता, या फिर विज्ञान आ गया तो हमारा दैनिक जीवन कैसा हुआ है। आराम से बीतती जा रही चीज़ें, अगर विज्ञान ना होता तो हम पहले क्या करते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएंगे। जैसे अगर आप सुबह सो करके उठिए तब, और जब विज्ञान, तब की कंडीशन जब विज्ञान नहीं था और आपकी कंडीशन जब विज्ञान है। सुबह सो करके उठते हैं, पहले बेड से ही देख लीजिए। पहले शुरू में जब आदिवासी वाला जीवन था तो पुआल वगैरह बिछा करके सोया जाता था। अब आजकल बेड है, डंलप के गद्दे हैं, ठीक है। फिर जब आप उठते हैं तो ब्रश करने की तरफ बढ़िए। पहले दातुन की जाती थी, फिर अब ब्रश किया जा रहा है। हाँ, पहले लोग बाहर जाते थे, अब यहाँ पर हर घर में शौचालय है। तो इस तरीके से विज्ञान की वह सारी चीज़ें विज्ञान ने प्रभावित कर रखी। तो दैनिक जीवन में जो विज्ञान है, यहाँ से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें। कॉन्सेप्ट बना दैनिक जीवन में विज्ञान का। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वैज्ञानिक विधि के चरण होते हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण में आप देखेंगे, जैसे किसी चीज़ की जब खोज हो रही है, विज्ञान से रिलेटेड किसी चीज़ की खोज हो रही है, तो वैज्ञानिक विधि का चरण होता है। एक पहले मन में एक जिज्ञासा उठती है। जैसे जिज्ञासा ये उठती है कि कोई चीज़, जैसे पेड़ से फल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। फिर एक परिकल्पना बनाई जाती है, एक आपके दिमाग में परिकल्पना कि हाँ नीचे गिरा है तो शायद इसमें वजन ज़्यादा है। हाँ, एक परिकल्पना, आप एक ऐसी ही कोई कल्पना बनाते हैं जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो उसका परीक्षण किया जाता है, क्या ये बात सही है कि नहीं सही है। फिर निरीक्षण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और फिर उसके बाद से उसका वर्गीकरण होता है। फिर लिखा जाता है, विलेखन होता है। फिर से पुनर्विचार किया जाता है, फिर से विचार किया जाता है। फिर बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके बाद से नया प्रयोग करके देखा जाता है क्या ये बात सही है कि नहीं जो हमने परिकल्पना ली थी। वैज्ञानिक विधि के ये चरण है और ये क्रम से चलते रहते हैं। वैज्ञानिक विधि के ये जो चरण है क्रम से चलते हैं। जिज्ञासा या फिर प्रश्न करना, परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाना, परीक्षण करना, फिर उस परीक्षण का निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना कि हाँ चीज़ें सही चल रही कि नहीं, क्या है कैसी है। अब फिर उसको लिखा जाता है, फिर से विचार किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर से नया प्रयोग किया जाता है। ऐसे एक दो बार करके फिर फाइनल ये देखा जाता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी सही है या गलत है। फिर उसके बाद से सिद्ध हो जाता है कोई चीज़ कि हाँ ये इस नियम पर, इसके आधार पर है। फिर भारी थी कि इस वजह से गिरी, या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है तो बाद में फाइनल होगी गुरुत्वाकर्षण का। भारी होगी तो किसी चीज़ पर वो चीज़ लागू होगी, कहीं कहीं पर वो चीज़ गलत होती सिद्ध होगी। अगर वो सही होगी तो हर कंडीशन में सही हो जाएगी, राइट। ये रहा वैज्ञानिक विधि का चरण। अब आगे बढ़ेंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, जैसे हमने अभी स्टार्ट किया था, दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या क्या देन हो सकती है। शुरू से आप सोकर उठने से लेकर के सोने जाने तक जितनी भी चीज़ें हैं, आप चाहे जिस भी घर के कोने में नज़र दौड़ाइए, सभी विज्ञान की देन है। तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन तैयार होता है कि ये किसने खोजा, ये खोज किससे रिलेटेड है। इस मतलब टीके से लेकर के, टीका तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, घर के छोटे से चीज़ से प्रेस की खोज किसने की, ये खोज किसने की, ये सभी दैनिक जीवन के विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, राइट। अब चलिए
अब यहीं पर देखिए वर्तमान में विज्ञान की देन और परंपरागत प्रयोग में आने वाले जो साधन थे पहले, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे भोजन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो मिट्टी का चूल्हा पहले था, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन थे, धातुओं से निर्मित बर्तन थे, लोहे वगैरह के। अब आजकल गैस चूल्हा है, विद्युत अवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, जो पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे, धातुओं से बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन है जिसमें चिपकता ही नहीं है, ठीक है। इंडक्शन चूल्हा आ गया। कृषि के क्षेत्र में हल, बैल, कुआं, रहट, गोबर की खाद थी। अब आजकल ये नए नए हैं, यूरिया, पोटाश, मतलब उन्नतशील बीज है, कीटनाशक दवाएं यहाँ पर कि जो बायो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जैविक खेती की जा रही है। यातायात के साथ में पहले बैलगाड़ी, तांगा, ये सब रहता था। अब आज के ज़माने में देखिए मनोरंजन में पहले था नौटंकी, नाटक, ये सब, और आजकल वीडियो गेम, डीवीडी, ये सारी ऑनलाइन वाले सारी चीज़ें हो गई हैं। संचार में संदेश वाहक होता था और डाक के द्वारा होता था, और यहाँ पर टेलीफोन और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं पहले क्या कहते, जड़ी बूटी थी, नाड़ी देख करके अनुमान लगाया जाता था। और अब यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी एंटीसेप्टिक दवाएं हैं, शल्यक्रिया है, शल्यक्रिया में मतलब ऑपरेशन वगैरह होता है, कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये शिक्षा से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित नहीं। सीटी स्कैन है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है। शरीर के अंगों की, जो आंतरिक अंगों की जांच होती है वो एंडोस्कोपी के माध्यम से होती है। बाकी आप सभी चीज़ें आप जान रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह का। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एडुसैट जो है ये किससे रिलेटेड है? एडुसैट ये उपग्रह है, पहला उपग्रह है शिक्षा से संबंधित, ये एडुसैट से रिलेटेड। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपका बनता है, एक है एंडोस्कोपी का, दूसरा बन जाता है आपका एडुसैट है, ठीक है। अब यहाँ पर अंतरिक्ष से रिलेटेड साधारण दूरबीन और वेधशालाएं होती थी, अब यहाँ पर भाई मंगलयान तक हो चुका है। रक्षा में अब सभी जान रहे हैं, ये चीज़ें हो गई, एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, राइट। वहाँ पर तो आप लोगों ने देख ली विज्ञान की देन। अब यहाँ पर देखिए विज्ञान के दुरुपयोग से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, विज्ञान के दुरुपयोग से जो समस्याएं होती है, पहली समस्या तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है, डीजल पेट्रोल की वजह से। फिर उसके बाद से बहुत ज़्यादा अगर आप भूजल का असंयमित दोहन करते हैं तो तालाब वगैरह सूखते जा रहे हैं। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, दवाओं का जो प्रयोग होता है उससे क्या होता है कि भाई मतलब जो मृदा प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण होने से जितने भी वहाँ पर जीव जंतु अंदर हैं उनको नुकसान पहुँचता है, और वैसे ही केस में जल प्रदूषण में भी होता है, ठीक है। कूड़े जैसे मतलब ज़्यादा उन्नति हो रही है, ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हो रही है, तो कूड़े कचरे का जो निपटान है वो सही से हो नहीं पा रहा है, तो सभी को प्रभावित कर रहा है। रेडियोधर्मी विकिरण है, इससे मानव जीवन पर खतरा है। परमाणु ऊर्जा है, परमाणु बम बना, ये सब बना, लेकिन उसकी वजह से देखिए नागासाकी, अभी तक जापान में मतलब कितनी स्थिति गड़बड़ है। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे उससे भी अभी तक की पीढ़ी प्रभावित हो रही है। रेफ्रिजरेटर हुआ है, एसी हुआ है, इन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो कितना ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगला पॉइंट एक ये आ जाता है, जो विज्ञान ने योगदान तो बहुत दिया, लेकिन विज्ञान ने जो योगदान दिया है उसके पीछे किन किन वैज्ञानिकों ने किन किन क्षेत्रों में काम किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये भारतीय वैज्ञानिक हम पहले देखेंगे। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया, देखिए एकदम से कम समय में टाइम बचाने वाली वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा वीडियो आपको जल्दी से पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा। जगदीश चंद्र बोस, पौधों की संवेदनशीलता से रिलेटेड इन्होंने खोज की है। सर सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव इन्होंने खोजा। एस रामानुजन ने क्या किया, संख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया, संख्या सिद्धांत की शुरुआत इन्होंने की। एस एन बोस, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और गॉड पार्टिकल के बारे में बताया। मेघनाथ साहा, इन्होंने तापीय आयनीकरण, साहा समीकरण के बारे में बताया। टी आर शेषाद्री, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, औषधि विज्ञान की खोज की। होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु और कॉस्मिक विकिरण से संबंधित इन्होंने खोज की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, प्रक्षेपण शास्त्र, और इन्हें इवन मिसाइल मैन कहा जाता है। अब इससे बड़ी संज्ञा क्या हो सकती है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, प्रक्षेपण शास्त्र से रिलेटेड है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आनुवंशिकी कोड की स्थापना की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, खगोल विज्ञान से संबंधित इन्होंने खोज की, इसमें अपना योगदान दिया। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। अब आगे बढ़ेंगे, जो कि विदेशी वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का नाम एडवर्ड जेनर, इन्होंने देखिए बहुत सारे
अब टीकों की खोज की। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? अभी 1-2 दिन पहले की क्लास में हमने बताया था, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन भी पूछा था, जबकि आप लोगों की रिप्लाई भी मैक्सिमम गलत थी। देखिए, रोगों से रक्षा हेतु तो वैक्सीन की खोज इन्होंने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन खूब पूछा जाता है। मैडम क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम की इन्होंने खोज की थी। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन की खोज की। थॉमस एल्वा एडिसन, ये ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया। और ये मार्कोनी, गुलियेल्मो मार्कोनी, रेडियो की खोज इन्होंने की। और ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की। आगे देखेंगे सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर से संबंधित हैं। माइकल फैराडे डायनेमो। विलियम रॉन्टगन एक्सरे। जॉन लोगी बेयर्ड, इन्होंने टेलीविजन की खोज की। अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, ये थे। आप देखिए यहाँ पर जितनी भी खोज हमने बताई आपको, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस तैयार हुए। अब आगे बढ़ेंगे, हम आपको यहाँ पर ये बताते चलते हैं दैनिक जीवन में जो विज्ञान है इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, खोज उन्होंने की तो उससे रिलेटेड उन्हें कुछ पुरस्कार मिले, तो भी क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो देखिए, सर सीवी रमन, हरगोबिंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया खोज के लिए। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये मतलब इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, ये एकदम से याद कर लीजिए। और भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है, इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और यहाँ पर काम क्या होता है, ये कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक और आपका क्लियर कर देते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या करते हैं? कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उन्हें कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। ये उपग्रह, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं। कैसे? कौन कौन से उद्देश्य? दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन और समर्पित जो दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह, ये सभी काम के लिए ये कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब देखिए, विज्ञान ने इतना प्रयोग किया तो मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैसे संबंध है, या फिर प्रौद्योगिकी कहते किसे, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान के नियम और सिद्धांत के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। मानव विज्ञान, ये जो विज्ञान है, देखिए, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव का विज्ञान से कैसे संबंध है, विज्ञान ने प्रौद्योगिकी का कैसे विकास किया, यानी कि तीनों का एक दूसरे से कैसे संबंध है। मानव तो वही है, विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसका प्रयोग करके कुछ चीज़ें बना दी गई। तो ऐसे इनके नियम और इनके सिद्धांतों का प्रयोग करके जो मशीनें बनाई जा रही हैं, वही है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। घर्षण ज़्यादा ना लगे, घर्षण कम ना लगे, इसके लिए क्या करते हैं, टायरों पर खांचे बना दी जाती हैं। चप्पल में खांचे बनाई दी जाती है, जिससे कि हम फिसल करके गिरे ना। तो ये नियम ही लग रहा ना, घर्षण का नियम लगा ना। उन्हीं कपड़े बनाए जाते हैं जिससे कि अंदर की वायु अंदर रह जाए, बाहर की बाहर रह जाए, ठंडी ना लगे। तो कॉन्सेप्ट, ये सारी कॉन्सेप्ट आपके बनाए। कोई भी फील्ड उठा करके, प्रेशर कुकर बना है तो ये प्रेशर कुकर जो है वो प्रौद्योगिकी है, लेकिन उसका जो नियम बना है क्वथनांक का, ज़्यादा ताप का, दाब का, ये सब ये साइंस के नियम और सिद्धांत है। राइट, आगे बढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन परिवर्तन कैसे हुआ? बहुत सारे परिवर्तन, जो अभी मैंने आपको टेबल बता दिए, पहले क्या था अब क्या था, बस यही है। ठीक है, यहीं पर एक लाइन है, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप मशीन का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है। और आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत जो वृद्धि है, उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। अब ये कहेंगे हरित क्रांति मैंने यहाँ पर क्यों इंक्लूड कर दिया? देखिए, आधुनिक कृषि उपकरण जो बने हैं विज्ञान के प्रयोग, जो विज्ञान के सिद्धांत और प्रयोग के द्वारा ही बने हैं, तो ये है टेक्नोलॉजी। उन्नतशील बीज बनाए गए,
उर्वरक और ये सिंचाई के साधन, इन सभी के द्वारा कृषि उपज में वृद्धि की गई। ये भी विज्ञान की देन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुण हमें चाहिए होता है तो वो उस पौधे में डाल दिया जाता है। आपको बताया है, मतलब अगर डीएनए इंजीनियरिंग है ना तो वहाँ से है। तो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको बताते चलते, आजकल आधुनिक तकनीकियों के नित नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे आप देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा मछलियों का उत्पादन, सब्जी उत्पादन, उन्नत बीज द्वारा सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, रेशम का उत्पादन। यहाँ पर आप देखेंगे आगे एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर वो तो एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अब यहाँ पर डिटेल आप देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्यान्न में वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। इसके जो आप कह सकते हैं कि प्रतिपादक है स्वामीनाथन है। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन, तेलों के जो बीज हैं उनके उत्पादन में, विशेषकर ये सरसों और सूरजमुखी से रिलेटेड है पीली क्रांति का संबंध। और इससे संबंधित जो है सैम पित्रोदा है। और यहाँ पर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, इसमें फ्रूट्स हैं, हनी और हॉर्टिकल्चर है, तो ये निरपाक टूटे जिससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, औषधि, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, इससे रिलेटेड दुर्गेश पटेल है। लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन या फिर टमाटर उत्पादन, दोनों से है, विशाल तिवारी इससे कनेक्टेड है। श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, हम इसमें आता है दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन किया जाता है। और इसके जो मतलब जनक आप कह सकते हैं वर्गीस कुरियन है। जो भी इधर से नाम है इसके मतलब इस फील्ड में इन्होंने काम किया, इसके ये मेन है, हेड है, जनक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति चमड़ा, कोको या फिर गैर पारंपरिक उत्पाद से रिलेटेड है और इससे संबंधित है हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर अरुण कृष्णन है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, इंदिरा गांधी संबंधित है। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, गोल्डन रेवोल्यूशन में आपको मैंने बताया हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, निरफक टूटेज है। सदाबहार क्रांति, ये इसमें ना पूर्ण रूप से कृषि का उत्पादन होता है, तो ये स्वामीनाथन है इससे। और प्रोटीन क्रांति जो है, ये प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन यानी कि जो दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीकी है उससे रिलेटेड है, पीएम नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के द्वारा शुरू किया गया। आज रजत फाइबर क्रांति जो है कपास के उत्पादन में वृद्धि से है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि से है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, राइट। उम्मीद है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी दैनिक जीवन में विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा और आप लोग आराम से इसके रिप्लाई करते रहिएगा, ठीक है, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी लापरवाही के, ठीक है। और एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दिल से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। पूरा टारगेट है एकदम से कम एक दिन में आपके पूरे, ज़्यादा नहीं, मुझे बस सिंपली 10,000 व्यूज़, बस खाली 10,000 व्यूज़, ठीक है, बस इतना, ज़्यादा नहीं। अगर इतना नहीं हो पाए तो फिर ऐसे पूरा टॉपिक वाइज मुश्किल हो जाएगा। फिर अब आपका इतना सपोर्ट चाहिए, कम से कम एक वीडियो पे 10,000 एक दिन में ज़रूर हो जाने चाहिए, बस इतना, और ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह का नाम आपको बताना है। वोल्टा है, स्पुतनिक है, एडुसैट है, कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह। विकल्प यहाँ पर आपका सी होता है, एडुसैट है। अभी मैंने आपको बताया है एडुसैट, एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? माइकल फैराडे, चार्ल्स बैबेज, गैलीलियो, आइंस्टाइन। बिल्कुल सही जवाब विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है, आइंस्टाइन सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रक्षेपण शास्त्र की खोज किसने की? प्रक्षेपण शास्त्र की खोज किसने की? प्रक्षेपण शास्त्र की खोज किसने की?
विकल्प आपका बी से होता है कस्तूरी रंगन, इसका सही जवाब है। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था किसका? प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध किसका था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, ह्यूगो डी व्रीज, लैमार्क का। नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति जो वेस्ट होता उसको सिलेक्ट कर लेती, ये जो नियम दिया था किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाता है चार्ल्स डार्विन। विकल्प आपका ए सही होता है, चार्ल्स डार्विन। जैव विकास से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? अगला हमारा क्वेश्चन है आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता। अभी जितना भी आप लोगों ने देखा है थ्योरी वाले पोर्शन में कि कौन सी खोज किसने की है, तो वो आपको मतलब आराम से याद करे रहना है, ठीक है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है सी, मेंडल है। विकल्प सी आपका सही होता है। आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसीलिए आनुवांशिक विज्ञान का जनक, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता, आनुवांशिकता के पिता, सभी ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। और मेंडल से रिलेटेड आपको बताते चलते हैं, मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ये जानते रहिएगा। और मटर के पौधे में 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था इन्होंने, और इसके बाद इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो 3 नियम कौन कौन से था? एक पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। विज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो डिटेल तो पढ़ेंगे ही ना, पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ये आप नहीं कह सकते कि हम इस सब्जेक्ट के हैं तो हम विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या फिर कुछ ऐसा। तो ये देखिए भाई, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं 1 से 5 तक ना, उसमें कोई सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। तो सभी सब्जेक्ट आप सभी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप योग्य होकर के जाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लॉमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लॉमान, आपको मैंने बताया भी है, प्लॉमान जो कि प्लॉमान मतलब एक जगह से दूसरे, जंपिंग जीन का जो कॉन्सेप्ट है भाई, जंप करने वाला, जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट, जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट मतलब एक जगह से कूद करके दूसरी जगह जाने वाले जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प सी, मैक्लिंटॉक है, बारबरा मैक्लिंटॉक है। जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बारबरा मैक्लिंटॉक। इन्हें 1983 में पुरस्कार भी मिला है इस चीज़ के लिए। कौन सा पुरस्कार मिला है? विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आपको बताते चलते हैं इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, किस पौधे पर? मक्का था। मक्का के दानों के जो ऐसे चकत्ते नहीं पड़ते, कभी लाल कभी जैसे मक्का पूरा पीला पीला सा है तो कहीं काला हो जाता है, कभी वाइट हो जाता है, तो ये जंपिंग जीन का कमाल होता है। कुछ स्पॉट जो दिखते हैं तो ये ऐसे होते हैं ना, कोशिकाओं में जो डीएनए के खंड होते हैं, कोशिका होती है इसमें जो डीएनए के खंड होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोजेबल तत्व या फिर ट्रांसपोजांस कहते हैं, मतलब इनका विकास की प्रक्रिया में योगदान होता। बस यही जानते रहिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए सिंथेसिस। चलिए यहां पर हमारा उत्तर सही हो जाता है विकल्प बी, कॉर्नबर्ग। विकल्प आपका बी सी होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, डीएनए की जो सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस ये कॉर्नबर्ग हैं। लेकिन अगर डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाए, इसका दो स्टैंडर्ड जो मॉडल है, डबल स्टैंडर्ड जो मॉडल है, धागे जैसे ऐसे ऐसे, मतलब ये जो संरचना है, इसे वाटसन और क्रिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फिलॉसफी जूलॉजी। फिलॉसफी जूलॉजिक ऐसे पढ़ा जाता है, या फिर फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? मेंडल, लैमार्क, डार्विन या फिर ह्यूगो डी व्रीज। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ये सही होता है लैमार्क। ये इनकी पुस्तक है लैमार्क की। लैमार्क ने ही अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत दिया था, जिसमें जिराफ की गर्दन लंबी हो जाती, सांप के पैर खत्म हो जाते हैं ना। तो जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जब पेड़ पौधे खत्म हो गए तो अपनी गर्दन का इतना उपयोग किया कि
उचक उचक के खाने लगा, पैर आगे का उचकाने लग गया तो पैर आगे के लंबे हो गए, गर्दन आगे की लंबी हो गई, तो जिराफ ऐसे बन गया। नहीं तो जिराफ नॉर्मली जैसे गाय भैंस नहीं रहती बैलेंस्ड, वैसे रहता था, लेकिन अच्छा अब लगता है जिराफ ना। पहले तो नॉर्मल था, अब उसकी खासियत हो गई कि जिराफ की गर्दन लंबी सी है, पैर आगे का लंबा सा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जो बैक्टीरिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? लुई पास्चर, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, टोरिसेली। तो बैक्टीरिया की खोज की गई थी, यहाँ पर विकल्प आपका बी से होता है, लीवेनहॉक के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? जैव रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य या फिर अर्थशास्त्र? साहित्य और अर्थशास्त्र तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। हरगोबिंद खुराना जेनेटिक कोड की खोज हरगोबिंद खुराना ने की थी। आगे बढ़ेंगे, जीन संश्लेषण का काम भी इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, या फिर सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट। तो मतलब जो उत्तम है, जो योग्य है, जो एकदम से सुपर है, वही जीवित रहेगा इस प्रकृति में। तो किसका सिद्धांत है ये? लेमार्क का है, डिब्रीज का, मेंडल या फिर डार्विन? ना मेंडल का है ना डिब्रीज का, लेमार्क और डार्विन में से आपको बताना है। सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, ये विकल्प आपका डी से होता है, डार्विन ने कहा था। जी वही पाएगा, दो में लड़ाई हो रही है, जो मजबूत है वही टिक पाएगा, जो कमजोर है वो खत्म हो जाएगा। तो जैव विकास में यही है कि जिसने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट कर लिया, जिसने झेल लिया, वो जीवित रह पाया, वही आगे के विकास में बढ़ता गया। जो नहीं कर पाया और लुप्त होता गया। यही इनका जैव विकास से संबंधित ये सिद्धांत है, और प्रकृति भी उसी का वर्णन कर लेती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, जिससे कि मतलब जांच की जाती है? जेनर, लैनक, सेविन या फिर पाश्चर ने? स्टेथोस्कोप विकल्प आपका बी से होता है, लैनक ने। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की है। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प आपका सी से होता है, चेचक के टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने, विकल्प आपका सी से होता है, राइट। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? रुधिर परिसंचरण की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक का नाम विलियम हार्वे या फिर रोनाल्ड रास? रोनाल्ड रास किससे संबंधित है? मलेरिया परजीवी का पूरा जीवन चक्र इन्होंने बताया था, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है नोबेल, और ये रहा विकल्प आपका बी से होता है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? विलियम हार्वे, हॉपकिंस, लुई पाश्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड? हृदय का पहला प्रतिस्थापन, और ये आपके पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन, यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है बी, एफ.जी. हॉपकिंस, विकल्प आपका बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया कि डीएनए ऐसी ऐसी संरचना से? मेघना साहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन क्रिक, स्टीफन हॉकिंस? सही हो जाता है भाई विकल्प आपका सी, वाटसन और क्रिक। और स्टीफन हॉकिंस इससे रिलेटेड नहीं, मेघना साहा अभी आप लोगों ने देखा, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये भी नहीं है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे संबंधित है? जग जाहिर है ये पेनिसिलिन की खोज से संबंधित। अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत पाश्चर, ये सब इससे हैं, टीके से रिलेटेड अलग अलग। मेंडल, आनुवंशिकता का नियम। अरस्तु जो थे इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। डार्विन, ये विकल्प आपका सी सी होता है, डार्विन, ये जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? मेंडल, कॉरेंस, मुलर या फिर बैटसन? किसके द्वारा आनुवंशिकता? देखिए जो खोजे हैं वो आप लोग थ्योरी से पढ़ेंगे, बाकी और हम आपको डिटेल में भी करवा रहे हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है वाटसन, विकल्प आपका डी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर, जेनर, पाश्चर, हार्वे। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, यहां पर आपका विकल्प सही हो जाता है, विकल्प ए लिस्टर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? बहुत बार क्वेश्चन करवाया जा चुका है। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? रेबीज के टीके की खोज। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? बहुत बार बताया गया, अभी भी अब मैंने नाम लेकर के बताया। प्रथम एंटीबायोटिक विकल्प आपका डी सी होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, राइट। पेनिसिलियम नामक कवक से तैयार किया जाता है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन ये, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बायोलॉजी के जन्मदाता, देखिए बायोलॉजी अलग है, जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है। बायोलॉजी में दोनों आ जाता है, जूलॉजी प्लस बॉटनी, मतलब ये पूरा जीव विज्ञान है। जूलॉजी, ये जो जूलॉजी है ये जंतु विज्ञान है, बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान है। तो यहाँ पर बायोलॉजी में जीव जंतुओं के साथ पौधों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जूलॉजी में केवल जंतुओं का, बॉटनी में केवल वनस्पतियों का, ठीक है। तो बायोलॉजी के जन्मदाता है यहाँ पर आपका विकल्प डी सी होगा, अरस्तु है। और साथ ही साथ में जूलॉजी के जो हैं वो भी अरस्तु हैं, लेकिन जो बॉटनी है उसके हैं थियोफ्रेस्टस है, करेक्ट, ये जानते रहिएगा। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? बताना ही नहीं है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, रोनाल्ड रॉस। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह का आविष्कारक विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। लुई पाश्चर ने पाश्चराइजेशन की खोज की, और साथ ही साथ में और लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की भी खोज की। रॉबर्ट कोच किससे संबंधित हैं? रॉबर्ट कोच किससे संबंधित हैं? आप बता सकते हैं? बहुत ही आसान सा है। और ये विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण हो गया, बच रहे हैं कार्ल लैंडस्टीनर। विकल्प आपका ए सही होता है, रक्त समूह की खोज। रक्त समूह ए है, बी है, ए बी ओ है। ए बी जिसमें है सर्वग्राही है, ओ जो है सर्वदाता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बैंटिंग ने, स्लाइडन और श्वान, ये तो उनसे संबंधित हैं, जो कोशिका का सिद्धांत था। हाँ, तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होता है, एफ जी बैंटिंग ने। पुनरावर्तन का सिद्धांत, रिकैप्चुलेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत की? मतलब कोई भी चीज है वो रिपीट करती है अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था, मतलब अपने पूर्व की चीजों को रिपीट करती है। ये किसने सिद्धांत प्रस्तुत किया? पुनरावर्तन सिद्धांत। मुलर है, वीजमैन है, अर्नेस्ट हैकेल या फिर मॉर्गन है? सही जवाब हो जाता है विकल्प यहाँ पर आपका बी से होता है, वीजमैन है, विकल्प बी। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास पॉस्चराइजेशन होगा ना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, रॉबर्ट कोच ने। विकल्प डी आपका सही होता है, रॉबर्ट कोच। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, हाइनेमैन। कौन सा सही होगा? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? विकल्प हमारा डी सही होता है। आप सभी फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, पूरा एकदम से चैप्टर कंप्लीट आपको मिल रहा है, खाली आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है बस। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? इसका सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प ए, 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान एग्जैक्टली होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप फॉरेनहाइट में कहेंगे 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, राइट। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार माना जाता है। यदि शरीर
का तापमान, यानी कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में बदलिए। या फिर पूछ लिया जाता है अगर हमारे शरीर का जो तापमान है केल्विन में आपको बताना है, तो देखिए 37 में आपको 273 जोड़ना है, 37 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 310 केल्विन होगा। तो हमारे शरीर का तापमान केल्विन में कितना होगा, 310 है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस में 36.9 एग्जैक्टली होता है। वैसे आप 37 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं, तो विकल्प यहाँ पर आपका यही सही होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है -40। आपको बताते हैं, आप वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर रेगुलरली मिलता रहे। तो वनडे एग्जाम टारगेट का जो टेलीग्राम का लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ में आप सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं, वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका पहला सही होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू 5 - 32/9, ये हो जाता है फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला रखने पर F इज इक्वल टू, फॉर्मूला में -40 आप रख दीजिए, ठीक है। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम पक्षांतरित करेंगे बराबर किधर, तो ये हो जाएगा, ये -40 F की जगह पर रखेंगे, माइनस यहाँ पर एक मिनट फिर से रखते हैं, C/5 बराबर F - 32/9, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए C इज इक्वल टू हो जाएगा, खाली मल्टीप्लाई, ये इधर का 5 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये C बराबर हो जाएगा, और ये -40 फिर माइनस लगा ही है, -32, एक मिनट, तो -40 - 32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 72 -72 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 इज इक्वल टू -40 आ जाता है। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सी हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, आइंस्टीन के E इज इक्वल टू, यहाँ पर mc² होगा, तो आइंस्टीन के E इज इक्वल टू mc², समीकरण में C किसका प्रतीक है, C किसके बारे में बात कर रहा है, C किसको बता रहा है। चलिए यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी, प्रकाश की गति। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। आइंस्टीन का जो सूत्र है E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc² है, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू ऊर्जा, एनर्जी है, m से मास द्रव्यमान है, C यहाँ पर ये प्रकाश की गति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। चलिए यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, इसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होता है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्पियर मापने की इकाई क्या है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है। एम्पियर वोल्टेज मापते हैं, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर पावर। यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, विकल्प बी, विद्युत धारा है, एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, सी, वाट है। भौतिकी में शक्ति या फिर विद्युत शक्ति, शक्ति पूछा जाए या फिर विद्युत शक्ति, वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर हो जाता है कार्य बटा समय।
यहाँ पर शक्ति पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टी, ये हो जाता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगर जूल प्रति सेकंड भी लिखा जाए तो कभी आप डरिएगा मत, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक, बल का मात्रक, तो ये विकल्प आपका सी होता है, न्यूटन है। बल फोर्स का एसआई जो यूनिट है वो न्यूटन है। न्यूटन की जगह पर अगर ये लिखा जाए न्यूटन है एसआई, और या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा जाए तब भी आप सही समझिएगा। बल बराबर होता है F इज इक्वल टू ma द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो किसी वस्तु पर लगा जो बल होता है वस्तु के द्रव्यमान m और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्य का मात्रक क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ बहुत पूछे गए। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प ए जूल है, ठीक है। अच्छा, कार्य कैसी राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर है, जिसे हम जूल भी कहते हैं। और जूल जो है ऊर्जा का मात्रक भी है, ये भी जानते रहिए। इतनी चीज़ें जो आपको मैंने बताई ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, लाइट ईयर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर के, करेक्ट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मापक जो मात्रक है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर होता है। चलिए जल्दी से बताइए। एक पारसेक भी दूरी मापने का मात्रक है जो कि लंबी दूरी मापता है। तो पारसेक जो है पैरालैक्टिक सेकंड, ये इसका संक्षिप्त रूप है। ये देखिए आपको बताते चलते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड का ये संक्षिप्त रूप है पारसेक। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को मापने में किया जाता है। अब आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। तो इसलिए एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.262 प्रकाश वर्ष होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है नियर अबाउट विकल्प आपका बी सही हो जाता है, 3.25 प्रकाश वर्ष, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, पारसेक मात्रक है किसका, अभी मैंने आपको बता ही दिया, पारसेक मात्रक है विकल्प आपका ए सही होता है, दूरी का है, करेक्ट। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जोरदार तरीके से भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, 1 नैनोमीटर होता है कितने के बराबर, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 के पावर -7, 10 के घाते -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर लंबाई की एक इकाई है मीट्रिक प्रणाली में, और ये कितने विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है 10 घाते -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अच्छा एक ध्यान से देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर हो जाता है 1 गुणे 10 के घाते -9 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए मतलब 10 के घाते -9 मीटर बराबर हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 10 के घाते 2 गुणे 10 के घाते -9 सेंटीमीटर। तो ये बराबर हो जाएगा 2, 9 -9 2 है तो -7 हो जाएगा, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर खत्म हो जाता है आज की क्लास। तो क्वेश्चन का कलेक्शन ये पूरा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। पहला चैप्टर मतलब पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और वैसे मैंने ये विज्ञान का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने तीन टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। एक तो कराया है सौरमंडल, दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम, तीसरा है हिंदी वर्णमाला, और ये चौथा हमारा टॉपिक आ जाता है साइंस का। और साइंस में अगर देखते हैं पहला टॉपिक है। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करें, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुनमुन ब्लॉग
मुनमुन ब्लॉग्स पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पर्टिकुलर अपने कुछ व्यूज़ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।